हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर वेरी वेल। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन ऑफ 2022 और आज हम डिस्कस करेंगे मेनली टर्म 1। तो टर्म 1 में टोटल हमारे क्वेश्चंस आए थे 55, जिसमें से आपको 45 क्वेश्चंस कवर करने थे। यहाँ पर सेक्शंस थे 3 A, B एंड C। A में आपके पास 25 क्वेश्चंस थे जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस करना कंपलसरी था, एंड B में भी आपके 25 थे जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस करना था, एंड C में आपके ओनली 5 क्वेश्चंस थे और उसमें शायद से केस स्टडी आई हुई थी। तो जल्दी से रेडी रहिए और मेरे साथ साथ अपना टर्म 1 का पेपर का सॉल्यूशंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो गेट सेट रेडी। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है कि एक चार्ज है +3 नैनो कूलम्ब का Q इज इनिशियली एट रेस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ R 10 सेंटीमीटर फ्रॉम A 5 नैनो कूलम चार्ज Q फिक्स्ड एट द ओरिजिन। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये रहा ओरिजिन O। यहाँ पर आपका जो चार्ज है वो Q रखा गया है जिसकी वैल्यू है 5 नैनो कूलम। इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चार्ज रखा है कैपिटल Q जिसकी वैल्यू है +3 नैनो कूलम। देन द चार्ज कैपिटल Q मूव्ड अवे फ्रॉम द Q, एक नई पोजीशन पर चला गया ये, और ये आ गया अब 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। फिर आपको निकालना है कि ये जो शिफ्ट हुआ इसमें जो वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है वो निकालना है बाय द फील्ड। मार्क दिस लाइन, ये फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन बाय द फील्ड अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं ना वो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल, या फिर जो हमने करा है वो क्या पढ़ा है हमने, Q डेल्टा V, यही पढ़ा है ना। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालोगे तो जस्ट इसके अगेंस्ट में लगेगा। अगर ये नेगेटिव आया तो वो पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहां से अगर देखोगे सो व्हाट इज डेल्टा V, तो डेल्टा V हो जाएगा आपका, एक बार आपके डिस्टेंस से 10 सेंटीमीटर जिसको आप मान लो R1, इसको मान लो R2, तो ये हो जाएगा K कैपिटल Q अपॉन R1 माइनस K कैपिटल Q अपॉन R2। यहाँ से आप कॉमन निकालोगे K Q और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। R1 एंड R2 की वैल्यू हमें सेंटीमीटर में है, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर और ये हो जाएगा 0.10 मीटर। इनकी वैल्यूज आप यहाँ रखोगे। K होता है हमारा 9 × 10⁻⁹, स्मॉल q है 5 × 10⁻⁹, कैपिटल Q है 3 × 10⁻⁹, और अंदर आ जाएगा 1/0.1 माइनस 1/0.15। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आएगा -4.5 × 10⁻⁷ जूल। अब ये जो निकला ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये भी आंसर आपको ऑप्शन में दिया है, गलती सिर्फ यही होने वाली है, ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो वर्क डन निकला है ना, ये हमने जो करा है वो है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होगा वो अगेंस्ट में होगा इसके, तो यहाँ पर वो हो जाएगा +4.5 × 10⁻⁷ जूल। दैट इज योर आंसर डी, क्योंकि हमें वर्क डन किसका निकालना है, बाय द फील्ड निकालना है, जस्ट अपोजिट होगा इसका। ठीक है, साइन के टर्म्स में। हो गया, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। सिर्फ ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना इज इंपॉर्टेंट, बाकी तो सॉल्व हो ही जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। सिर्फ ध्यान कहाँ रखना है, इस वाली लाइन पर, यहीं पर बच्चे गड़बड़ करके आए होंगे मैक्सिमम लोग, ये लगाकर आ जाएंगे। ठीक है, आपको सही से करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है, कार बैटरी इज चार्ज्ड बाय अ 12 वोल्ट सप्लाई, एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज 7.2 × 10⁵ जूल, द चार्ज पास्ड थ्रू द बैटरी हमें निकालना है।
तो हमें यहाँ पे V दिया है, एक एनर्जी दी है, बट एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, दैट इन द फॉर्म एनर्जी स्टोर्ड हो रही है, तो इसको हम वर्क डन मान लेते हैं अभी। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू QV या फिर Q डेल्टा V। यहाँ पर हमें V दिया गया है तो Q इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन V। तो यहाँ पर 7.2 इंटू 10⁻⁵ अपॉन 12, ये हो गया 10, यहाँ से हो गया ये 6, तो 6 इंटू 10⁻⁴ कूलम इज द चार्ज स्टोर्ड या फिर चार्ज पास थ्रू द बैटरी। सो ये आपका आंसर हो गया। दिस इज योर ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। हमारा 29 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M इज सस्पेंडेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय अ पेयर ऑफ अ फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। तो एक रॉड है कंडक्टिंग, मान लेते हैं ये रही, ये क्या है हमारी एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग्स है, उनसे इसको हमने सस्पेंड करा हुआ है, ठीक है, in the magnetic field of magnitude B. To remove the tension in the supporting strings, the magnitude of the current in the wire is okay. तो ये जो रॉड है, ये जो कंडक्टिंग जिसका लेंथ L है और मास M है, यहाँ पर एक लग रहा होगा हमारा टेंशन विच इज mg, ठीक है। अब क्योंकि इसको हमने एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग में रखा गया है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक ऊपर की तरफ भी हमारी एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही होगी विच इज FB। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, इस केस में हो जाएगी बिल, ठीक है, बिल इक्वल टू हो गया आपका mg। निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, I इक्वल टू हो गया mg अपॉन BL। सो विच इज योर करेक्ट आंसर हियर, mg अपॉन BL। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देख लिया आपने, बहुत ही सिंपल था। सिर्फ यहाँ पर टेंशन को बैलेंस करने के लिए एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसके अपोजिट में दोनों को इक्वल करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 30 भी हो गया सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, जिसमें बोला गया है अ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सोलेनॉइड एंड आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द सोलेनॉइड अलोंग इट्स एक्सिस के अलोंग हमने एक आयरन रॉड डाल दिया है जिसकी भी कुछ रिलेटिव परमेबिलिटी वगैरह होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विल नॉट इंक्रीज, ठीक है। तो म्यू तो यहाँ पर चेंज हो गई जब हमने आयरन रॉड लेकर आए, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड हमारी इंक्रीज या कुछ होगा उसमें, बिल्कुल होगा, क्योंकि क्या होता है सोलेनॉइड का, दैट इज μNI। तो इस अगर म्यू हमने डाला है, आयरन रॉड का कुछ म्यू है, तो बी भी हमारा चेंज होगा। तो विल नॉट इंक्रीज पूछा है, तो ये तो इंक्रीज होगा। फिर बोला है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन द सोलेनॉइड, तो फ्लक्स क्या होता है, BA होता है ना। तो अगर B चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी चेंज होगा, बिल्कुल होगा। सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले में भी म्यू N स्क्वायर AL आता है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी चेंज होगा, ठीक है। फिर एक ऑप्शन बचता है हमारे पास, ऑप्शन सी। तो यहाँ से मालूम पड़ गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज दिस, रेट ऑफ हीटिंग। तो जब हम आयरन रॉड डाल रहे हैं वहां पर, तो ऑब्वियसली वहां पर रेट ऑफ हीटिंग जो है वो इंक्रीज तो नहीं होगी, बिकॉज करंट यहाँ पर डिक्रीज होगा। आयरन रॉड के आने से करंट डिक्रीज होगा, तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ हीटिंग भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हो गया, 31 सॉल्व हो गया। अगर हम लोग देखें ना अगर एलिमिनेशन वाला मेथड, तो हमें आराम से दिख रहा है कि बी होगा, ए होगा, डी होगा, तो उससे बचता हमारा ऑप्शन सी ही है। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो चलो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है द सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इंक्रीज्ड। फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा रहे हैं, तो जो करंट है वो पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इज लाइकली टू कंप्राइज द सर्किट। अब ऐसा किस केस में होता है, तो हमने ये वाला फिगर I एंड V का, तो पहले ये फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ा फिर ये डिक्रीज हुआ। ये वाला फिगर किस में पढ़ा है आपने, तो आप कहोगे मैम हमने ये पढ़ा है ये कहीं तो देखा है, दैट इज LCR सर्किट में। जब आपका सर्किट जो है जिसमें आपके पास रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटेंस को जब आप कनेक्ट करते हो एक AC सोर्स से, तो वहाँ पर जो आपका करंट है वो पहले इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने पर फिर वो डिक्रीज होता है। तो दिस इज योर फिगर जो आपने पढ़ा हुआ है। कुछ लोगों ने ये वाला फिगर पढ़ा है,
कुछ लोगों ने इम्पीडेंस वाला फिगर पढ़ा होगा, विच इज लाइक दिस वन, दिस इज जेड, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। ये कैसे बन जाता है? बिकॉज आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड। अगर आई इंक्रीज हो रहा है तो पहले ये डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है, तो दोनों ही अगर पता है तो वहां पर आप बता दोगे कि एलसीआर सर्किट का बात हो रही है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 32। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें बोला गया है इफ एन E, tau, m have their usual meanings, then the resistance of a wire of a length L and a cross-sectional area is given by। ठीक है, अब यहाँ पे टाउ है, टॉर्क नहीं है, इसका मीनिंग आप टॉर्क मत निकालना, ये आपका रिलैक्सेशन टाइम है क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे रेजिस्टेंस की। तो अब मुझे बताओ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पड़ा है? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, आपको यहां से देखने को क्या दिख रहा है कि L अपॉन ए आएगा, तो ये तो नहीं है, A अपॉन एल है, L अपॉन ए अपॉन एल, A अपॉन एल, तो ये तो नहीं है। समझ में आ गया कि हाँ ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन बी के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचा अब, तो ऑप्शन बी तो है ही डेफिनेटली। बट ये कैसे? क्योंकि हमने ना पढ़ा हुआ है कि जो रेजिस्टिविटी होती है हमारी दैट इज m अपॉन एन ई स्क्वायर, टाउ होती है क्योंकि यहाँ पे इन चारों की बात की गई थी, इसका रिलेशन रेजिस्टिविटी से ये होता है। ये कैसे आता है? तो इसका एक पूरा डेरिवेशन होता है जहाँ पर आपके ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी वाला कंसेप्ट लिया जाता है। तो अगर आपने वो पढ़ा है, नहीं तो आपने ये फॉर्मूला तो डेफिनेटली पढ़ा है एनसीईआरटी में। डेरिवेशन यहाँ पर नहीं करा रही हूँ, आपको देखना है तो वन शॉट वीडियो देखिएगा। फिर यहाँ पर रो इक्वल टू हो गया एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। जैसे ही आप यहाँ पे इसको रखोगे तो ये हो जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। तो ये आपका ऑप्शन बी तो बन ही रहा है, और हमने एलिमिनेट भी कर लिया था क्योंकि हमने देखा कि एल अपॉन ए आएगा जो कि आपका सिर्फ ऑप्शन बी में था। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया, किसी को मान लो चलो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला नहीं याद था उस टाइम पर, वो अगर इस तरीके से भी देखता तो उसका आंसर सही आ जाता। ठीक, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 34। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें बात हो रही है दो पार्टिकल की। एक पार्टिकल है प्रोटॉन, एक पार्टिकल है अल्फा। दोनों ही हमारे एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हम मान लेते हैं इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों की बी है, और इनकी स्पीड हमको दी गई है, मतलब वीपी अपॉन वी अल्फा इज गिवन टू यू दैट इज 9/4। आपको क्या बताना है? रेडियाई का रेशियो। तो सर्कुलर ऑर्बिट में रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? mv अपॉन qv। सबने पढ़ा है, तो ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। और हम क्या जानते हैं इसके अलावा कि जो चार्ज होता है प्रोटॉन पर दैट इज q, चार्ज ऑन अल्फा 2q, और इसका हो जाएगा मास ऑन प्रोटॉन m, इसका हो जाएगा 4m। सबने पढ़ा इसके बारे में, ठीक है। यहाँ से हमें देखने को क्या दिख रहा है कि हमारा जो B है वो तो कांस्टेंट है। अगर हम लोग आर पी की बात करें तो क्या हो जाएगा? एम पी वी पी अपॉन क्यू पी। आर अल्फा की बात करें तो क्या हो जाएगा? एम अल्फा वी अल्फा अपॉन क्यू अल्फा। रेशियो ही तो निकालना है, वही हमने लिख लिया है। ये क्या हो जाएगा? एन पी वी पी क्यू अल्फा अपॉन एम अल्फा वी अल्फा क्यू पी। ये आपका बन गया। मास ऑफ प्रोटॉन इज एम, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, और इसका रेशियो हमें दिया गया है 9/4। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4m मल्टीप्लाई क्यू अल्फा अपॉन क्यू पी करेंगे तो अल्फा का हो गया 2q, इसका हो गया q, ये कैंसिल ये कैंसिल, और ये हो गया 2। 9/8 इज द आंसर। किसका? रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट दैट इज आर पी अपॉन आर अल्फा का 9/8, विच इज द करेक्ट आंसर। डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 9/8। तो क्वेश्चन नंबर 34 भी सॉल्व हो गया। देखो यार कितना सिंपल है, डायरेक्ट बेस्ड है सिर्फ एक रेडियाई के कंसेप्ट पे, और आपको चार्ज और मास तो आई थिंक पता ही होंगे प्रोटॉन और अल्फा के, बस सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, जिसमें बोला गया है अ कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया इज गिवन टू यू, इज कैप्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब ये जो कॉइल है इसका एक एंगल दिया है पर्टिकुलर विथ द मैग्नेटिक फील्ड इज 30 डिग्री। ओके, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है? 10⁻⁻1 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड टू 0 इन 10⁻⁻4 सेकेंड। कितनी रिड्यूस्ड हो गई? 0 पे रिड्यूस्ड हो गई। कितने टाइम में हो गई? 10⁻⁻4। आपको क्या निकालना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है।
ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ बाय द फैराडेज लॉ क्या होता है? डी फाई अपॉन डी टी। व्हाट इज फाई? डी अपॉन डी टी, दैट इज बी डॉट ए वेक्टर। इसको खोलेंगे, डी अपॉन डी टी बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड बी। यहाँ पर जो थीटा दी गया है गलती यहीं पर होगी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ इस लाइन को अगर ढंग से नहीं देखा, सिर्फ थीटा पढ़ा, गलत हो जाएगा आंसर। यहाँ पर जो थीटा दिया है दैट इज योर एंगल फॉर कॉइल। जो कॉइल है हमारी, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो कॉइल जो है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड रखी है, ये बोला है। यहाँ पर हमें क्या बताना है? थीटा कौन सा चाहिए हमें? वो थीटा चाहिए जो जिसका एंगल एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड से बने। तो वो कितना हो जाएगा? अगर मान लो ये रहा, ये पूरा 90, तो इतना कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री होगा इस कॉइल से एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्ट एंगल होगा 60 डिग्री। ठीक है, बाकी आपको सब कुछ गिवन है, बी गिवन है, तो यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, ये हो गया डी बी अपॉन डी टी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? चेंज हो रही है, जीरो पर रीच हो जाएगी इतने सेकंड में। तो डी बी अपॉन डी टी ए कॉस थीटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए कॉस थीटा डी बी अपॉन डी टी। ए आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, चेंज करेंगे 10⁻⁻⁴ कॉस 60 डिग्री। डी बी आपको है यहाँ पर 10⁻⁻1 अपॉन 10⁻⁻1 रखेंगे, सॉरी, अपॉन 10⁻⁴। ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10, ये कैंसिल हो गया, 10⁻⁻1। कॉस 60 कितना होता है? √3/2 की 1/2? तो आप बोलेंगे 1/2। ये हो गया 50। आपका आंसर आएगा इसका 5 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, जहां पर आपका आंसर आ रहा है 5 वोल्ट। यहां पर क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ एक लाइन में आप घूम जाओगे। वो कौन सी लाइन है? पहली लाइन, कि ये जो कॉइल है ना, ये 30 डिग्री बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, ना कि एरिया वेक्टर। ध्यान रखना, ठीक है, इसको स्टार कर लो, इस ऐसे ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि ऑप्शन में वो आंसर भी होगा जो 30 डिग्री से आएगा। जहां पर आएगा √3/2, तो वो हो जाएगा 5√3। तो ऑप्शन ए सही कराएंगे लोग, बट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला है? 15 ohm resistor and 80 millihenry inductor and a capacitor of capacitance C are connected in series with a 50 Hz AC source. ये अपना इसको डबल बार लिख दिया, इसको हटा लेना। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, एल गिवन है, आर गिवन है, फिर बोला गया द सोर्स वोल्टेज एंड द करंट आर इन द सेम फेज। ओके, वोल्टेज एंड करंट जो है वो सेम फेज में है, तो आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जब वो सेम फेज में है तो इट मीन्स एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो ये हो जाएगा 2 पाई न्यू एल इज इक्वल टू 1/2 पाई न्यू सी। हमें निकालना क्या है? सी। तो यहाँ से सी हो जाएगा 1/4 पाई स्क्वायर एल न्यू। सारी वैल्यूज हमें गिवन है, 1/4 पाई स्क्वायर एल है हमारे पास 80 इंटू 10⁻⁻3, न्यू है हमारे पास 50। सॉल्व कर लो जल्दी से, मैंने सॉल्व कर रखा है तो मैं बता देती हूँ। 127 माइक्रोफराड इज द आंसर। विच इज योर आंसर? विच इज योर ऑप्शन? बी इज द करेक्ट आंसर, 127 माइक्रोफराड। आ गया? सिर्फ यहाँ पे इतनी लाइन से खेलो क्या? भैया बोल दिया सेम फेज में है, तो सेम फेज में है तो जो इंडक्टर का रिएक्टेंस है और जो कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस है वो इक्वल हो जाएगा। बस सॉल्व हो गया, फिर निकाल लिया आपने सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, जिसमें बोला गया है कि 4 ऑब्जेक्ट्स WXYZ ईच विद चार्ज प्लस Q आर फिक्स्ड एट 4 पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड D। ठीक है, तो WX Y एंड Z कहाँ पर है? स्क्वायर में है, सबके पास प्लस Q चार्ज है।
साइड कितनी डी है, डी। फिर बोला गया है कि ऑब्जेक्ट जो एक्स एंड जेड है वो क्या है, हमारे मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है, साइड डी है, तो ये d/2, ये भी d/2, ठीक है। फिर बोला गया है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W ऑन X इज F। इनके कारण जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, F। यहाँ पर लगेगा, दोनों ही सेम चार्जेस है, क्योंकि ये F क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं इसको F, तो ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है K अपॉन d/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा K² अपॉन d² अपॉन 4 विच इज 4KQ² अपॉन d²। ओके, हो गया यहाँ पर। अब क्या बोला है, आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय W ऑन टू Z, इन दोनों के बीच में निकालना है। तो यहाँ पर मेरे को एक डिस्टेंस पता होनी चाहिए इन दोनों के बीच की। ये कैसे निकलेगी, ये मेरे पास D है ना, ये मेरे पास क्या है d/2 इतना, ये कितना हो जाएगा √d² प्लस d² अपॉन 4 विच इज इक्वल टू √5d अपॉन 2, ठीक है। ये इतना आ गया। अब इन दोनों के बीच में अगर आप फोर्स निकालोगे, इसको मान लेते हैं F', वो कितना हो जाएगा KQ अपॉन √5d अपॉन 2, ये आ गया। ये हो जाएगा KQ² अपॉन √5d और ऊपर चला गया 2। तो ये हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला था R। तो गड़बड़ क्या हुई है, यहाँ पर आता है R², तो यहाँ पर हो जाएगा ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो ये हो गया 4KQ² अपॉन 5d²। अब इसको देख के ना हमें एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो पोर्शन है हमारा, ये तो प्रीवियस फोर्स के बराबर है, दैट इज 1/5f। अब देखो गड़बड़ कैसे हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसकी डिस्टेंस r अगर मान ली तो वो ये निकल कर आई बाय द यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, तो ये r निकला था। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, KQ1Q2 अपॉन r²। यहाँ पर स्क्वायर करना भूल गए थे, अब मैंने यहाँ पर स्क्वायर अगर किया तो ये आ गया 4KQ² अपॉन d² 5d², तो 1/5 बाहर निकाला, इतना ही आपके F के बराबर है। तो आपका जो नया फोर्स एक्सर्ट हुआ है बाय ऑब्जेक्ट W टू Z, वो कितना आ गया है 1/5f। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, F/5। हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस यहाँ पर इसकी डिस्टेंस निकालना ही थोड़ा सा, वो भी बिल्कुल जरा सा, अगर जिसे पाइथागोरस थ्योरम पता है वो निकाल ही लेगा। बस आपका क्वेश्चन नंबर 37 भी सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें बोला गया है कि टू सोर्सेज ऑफ अ इक्वल EMF आर कनेक्टेड इन सीरीज, द combination is in turn connected to the external resistance R, the internal resistance of the two sources, that is R1 and R2, where R2 is greater than the R1, the potential difference across the internal resistance R2 is 0, then the R is equal, R क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास दो EMF है जिनकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, दोनों को कनेक्ट करना है सीरीज में, फिर इसको कनेक्ट कर देना है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से। तो ये रहा आपका इस दोनों इक्वल है, ये रहा R1, ये रहा आपका R2, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं क्या निकालती हूँ, पोटेंशियल निकालती हूँ इसके अक्रॉस, तो मेरा क्या हो जाएगा, मैं मान लेती हूँ यहाँ पर P पॉइंट, यहाँ पर Q पॉइंट, क्योंकि मुझे R2 के अक्रॉस तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो मुझे 0 दिया है। तो मेरा जो VPQ है वो हो जाएगा EMF माइनस IR2। व्हाट इज I हेयर, अगर I की बात करूं करंट की, तो करंट क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में है तो ट्वाइस, और R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R, दिस इज, इसकी वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख दूं अगर, तो मेरा VPQ हो जाएगा E माइनस 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R, और यहाँ पर है एक R2। अब क्योंकि मुझे बोल दिया गया है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट मीन्स VPQ जो है वो मुझे 0 बोला गया है क्वेश्चन में, अभी तो मैंने यहाँ पे PQ मतलब अज्यूम किया, इसके अक्रॉस निकाल रही हूँ।
तो अगर इसको मैं 0 रख देती हूँ तो ये हो जाएगा E माइनस 2E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R, यहाँ पर है R2, इसको आप और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R और R2 सॉरी स्मॉल R2, ये EMF से EMF कट जाएगा, यहाँ से आपका R1 प्लस R2 प्लस R इज इक्वल टू R2 हो जाएगा, सॉरी 2R2 हो जाएगा, ये 2 बचेगा। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, कैपिटल R, तो कैपिटल R आपका निकल कर आएगा R2 माइनस R1, तो ये आपका निकल कर आ गया R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान कहाँ देना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है इस सोर्स के अक्रॉस वो 0 दिया है, इसीलिए यहाँ पर हमने 2 पॉइंट मान लिए, एक मान लिया P, एक मान लिया Q। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला हो गया ये। यहाँ पर फिर कैपिटल I चाहिए था, तो कैपिटल I पूरे सर्किट का हो, क्योंकि यहाँ पर 2 EMF है, 2 इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो आपका फॉर्मूला हो गया ये। इसको आपने बस यहाँ पे रखा, बाकी सब आप समझ जाओगे कि VPQ 0 आप सॉल्व करोगे इक्वेशन मिलेगी तो आपका R इक्वल टू ये आ जाएगा। सिंस R2 इज ग्रेटर देन R1 इसलिए R2 में से R1 निकल कर ही आ गया। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 38 भी सॉल्व। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 39। तो चलिए एक बार देख लेते फटाफट से हम 39th क्वेश्चन, जो कि काफी सिंपल है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर किसी ने भी प्रॉपर्टी पढ़ी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तो ये क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। इसमें क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, तो पहला है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, गलत। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, गलत। द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ मैग्नेट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, बिल्कुल सही प्रॉपर्टी हमने डायरेक्टली ऐसे ही पढ़ी है। फिर बोलिए कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इंटरसेक्ट ईच अदर, नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर गई तो 2 टेंजेंट हो जाएंगे तो हम डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, गलत। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, जिसमें बोला है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। तो ये जो फिगर है आपके क्वेश्चन में दिया गया है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। आपको इन दोनों के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर निकाले तो ये एक शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पर तो करंट जाएगा ही नहीं, मतलब इसके अक्रॉस तो वो जाने ही नहीं वाला इसके बाद, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है ना। तो ये तो आपको कंसीडर करना ही नहीं है। अब बचेगा क्या आपके पास, ये वाला। ठीक है, अब दोनों ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये दोनों सीरीज में हो गई, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा R। तो आपका इन दोनों के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सीरीज का हो गया, दैट इज 2R ओम। तो 2R इज द करेक्ट आंसर विच इज योर ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका निकल आया। सिर्फ इसका समझ में आना चाहिए कि इसके बाद का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि पहले ही वो आपने जो लाइन बना रखी है दैट इज अ शॉर्ट सर्किट, तो इसके बाद वाला कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जो पूरा है ये क्या हो जाएगा, R प्लस R हो जाएगा, 2R निकल आया सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर्मूला से। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 40 भी सॉल्व हो गया। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है कि A bar magnet has magnetic dipole moment m. Its initial position is parallel to the direction of the uniform magnetic field. ओके, पैरेलल है मतलब m पैरेलल b बोल दिया है। इन दिस पोजिशन द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो थीटा इक्वल टू 0, देयरफॉर टॉर्क इज 0। तो टॉर्क इज 0, ये दोनों ऑप्शन तो गए, तो इन ए एंड सी में से हो जाएगा। फिर बोला है कि फोर्स का ही बताना है। सिंस इट इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देयरफॉर फोर्स इज आल्सो 0। हमने पढ़ा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इक्वल एंड अपोजिट लगते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए वहां पर फोर्स जो है वो 0 होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, दोनों हो गया सॉल्व। चलो, क्यों है ये 0, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 विच इज अ गुड क्वेश्चन। इस पूरे पेपर में ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो आप, जिसमें बच्चों छोड़ के आ सकते हैं। एंड इस क्वेश्चन में बोला गया है कि टू चार्जेस 14 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट -12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर इस एक्सिस पे रखे, मतलब एक्स एक्सिस पे रखे हैं। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू यू दैट इज B/r²। फिर यहाँ पर B की वैल्यू भी आपको दी गई है, न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर में दी है, और R जो है वो आपका मीटर में है, ध्यान देना। ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए पहले तो आपके इन दोनों चार्जेस के बीच में देखोगे तो K Q1 Q2 हम मान लेते हैं, इस चार्ज को 1, इस चार्ज को 2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, मतलब ऐसे समझो ये ऐसे रखे हैं, यहाँ पर है आपका -12 सेंटीमीटर, इधर है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर है 14 माइक्रोकूलम, यहाँ पर है आपका -4 माइक्रोकूलम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की 24 सेंटीमीटर। आप इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, तो ये R12 कितना हो गया, दिस 1 अपॉन R12 प्लस, अब क्या होगा, अब कितना होगा, आप टोटल अगर वो निकाल रहे हो पोटेंशियल एनर्जी, तो अब होगा Q1V प्लस Q2V, है ना। व्हाट इज V? V हम जानते हैं, यहाँ पर हम पूरा सॉल्व नहीं करने वाले, सिर्फ आपको बता दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर किस तरीके से आप पढ़ोगे ये पूरी इक्वेशन आएगी। इसमें देखो आपको Q1 पता है, Q2 पता है, ठीक है, R12 मैंने आपको बता दिया दैट इज 24। अब देखो Q1 पता है, Q2 पता है, लेकिन V नहीं पता है, तो V कैसे निकालोगे? हम जानते हैं E = -dV/dx होता है, यहाँ से V हो जाएगा E.dr। क्यों dr लिया है? क्योंकि E जो है हमें R के टर्म्स में दी गई है, तो यहाँ पर जो x है उसको हमने R के अज्यूम कर लिया है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन B/r², dr, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा B/r। ठीक है, तो एक बार पोटेंशियल जो है इस तरफ का, इधर का, तो यहाँ से ये जो R रहेगा ये रहेगा आपका 12 सेंटीमीटर। B जो है वो आपको गिवन है, कितना दिया है 1.2 × 10⁶ न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर। R को आपको किस में लेना है, बोला गया है मीटर में, तो आपको B को भी चेंज करोगे मीटर में। ठीक है, फिर आपके पास ये R12 की जो वैल्यू है वो भी सेंटीमीटर में, उसको भी आप चेंज कर लेना मीटर में, या फिर इस वाले R को जो है आपको सेंटीमीटर में ही रहने देना। जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे इसमें ये V निकल कर आएगा, तो Q1 पता है, V की वैल्यू रखी, Q2 पता है, V की वैल्यू रखी, सबको ऐड करोगे, देन यू विल गेट द आंसर ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फिगरेशन इज 97.9 जूल। ठीक है, पूरे कॉन्फिगरेशन की ये आएगी। एक बार क्या आया इन दोनों के बीच की, तो वो आपका इस तरीके से आया, फिर एक बार इसके कारण, फिर एक बार इसके कारण। ठीक है, हो गया। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज, तो टोटल वर्क डन विच इज स्टोर्ड एज अ चेंज इन अ पोटेंशियल एनर्जी या फिर विच इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन का पूरा आपने देख लिया, हो गया। एक बार दोनों के बीच में, एक बार एक के कारण, एक बार दूसरे के कारण, तीनों को ऐड किया, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में बोला गया है कि 300 ओम रजिस्टर एंड कैपेसिटर दिया गया है आपको, जिनको कनेक्टेड करना है सीरीज में, जिसमें आपको वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। तो आपने एक रजिस्टर बनाया, एक आपने कैपेसिटर बनाया, और आपने कनेक्ट कर दिया एक AC सोर्स से रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, आपको करंट निकालना है, तो करंट हो जाएगा V/R। तो यहाँ पे R की जगह पर होता है इम्पीडेंस। व्हाट इज Z फॉर द दिस RC सर्किट, तो Z इज इक्वल टू √R² प्लस XC²। व्हाट इज XC हियर, XC इज 1/2 पाई न्यू। सी ये कैलकुलेट करोगे तो 1/2 पाई न्यू आपको दिया गया है 50, कैपेसिटेंस आपको दिया गया है 25/न्यू इंटू 10⁻⁻6। ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁶/100
100 मल्टीप्लाई 25, यहाँ से ये बचेगा 10⁴/25, तो ये निकल कर आएगा आपका 400 ओम। आपका क्या निकल आया? एक्सी निकल आया। जैसे ही एक्सी मिला जेड निकाल लोगे, √r², आर गिवन है आपको 300 स्क्वायर, एक्सी कितना आया है 400 का स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करोगे जेड मिलेगा 500 ओम। करंट हो जाएगा V/Z, V आपको 200/500, ये हो गए कैंसिल, ये आएगा आपका 0.4 एम्पियर, विच इज योर ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 43। दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। इसमें बोला गया है कि द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ। भाई लैमिनेट क्यों करते हैं कोर को? क्योंकि कोर में क्या प्रोड्यूस होता है? एडी करंट प्रोड्यूस होता है, जो कि स्पाइरल शेप में होता है, वर्लपूल जैसा दिखता है। तो वो एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए हम कोर को लैमिनेट करते हैं। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर वाले से, है ना, तो इसको तो डिटेल में बताने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आपने लाइन पढ़ा, आप देखोगे एडी करंट कहाँ लिखा है, ऑप्शन डी में लिखा है, आप टिक मार दोगे। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 45। Now from the question number 45 onwards, there is a questions of assertion and reasons. ठीक है, अब असर्शन एंड रीजन में मैंने सारे ही क्वेश्चंस लिए हैं, थोड़े बहुत हैं, आई थिंक 5 और 6 है ये। इसमें बोला गया है 45th में कि असर्शन में बोला है कि एक नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ऐसा होता है? क्या इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज जो है, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाता है? नहीं जाता है, उसके अपोजिट होता है ना। तो ये तो गलत हो गया। फिर आर में क्या बोला, इसका रीजन क्या बोला? जब असर्शन गलत है रीजन भी देख लेते हैं। ऑन अ नेगेटिव चार्ज अ फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो फोर्स की डायरेक्शन ये होती है, तो ये भी गलत है। तो ए एंड आर बोथ आर रॉन्ग, देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ए इज फॉल्स, आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द 45th क्वेश्चन। ये भी डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द थ्योरी। इसमें सेशन में बोला गया है द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। बिल्कुल, क्या हम बार मैग्नेट के पोल्स को सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज योर करेक्ट। एंड रीजन में क्या है? मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट या फिर डू नॉट एग्जिस्ट। यस, क्या मोनोपोल्स एग्जिस्ट करते हैं? हमने पढ़ा हुआ है, नहीं करते। क्या नॉर्थ अकेला, साउथ अकेला एग्जिस्ट करता है या फिर साउथ साउथ अकेला नहीं करता है? तो दिस इज योर करेक्ट रीजन फॉर दिस वन, जिसके कारण पोल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर ए एंड आर बोथ आर ट्रू। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 46। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द असर्शन एंड रीजन। यहाँ पर असर्शन में बोला है कि व्हेन अ रेडियस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इज डबल्ड, इज मैग्नेटिक मूवमेंट बिकम 4 टाइम्स। सो दिस इज नॉट थ्योरेटिकल। यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका? मैग्नेटिक मूवमेंट का। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? आई ए होता है। आप यहाँ पर सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग लूप है, तो पाई आर स्क्वायर कर सकते हो। अगर आप रेडियस को डबल करोगे तो ऑब्वियसली एम प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इफ इट गेट डबल्स देन इट विल बिकम 4 टाइम्स। दिस इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। फिर बोला गया है आर, रीजन क्या है कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। बिल्कुल सही, एरिया के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो आर इज ऑल्सो करेक्ट। देयरफॉर ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इसमें बोला गया है असर्शन में हायर द रेंज लोअर इज द रेजिस्टेंस। बिल्कुल, बिकॉज आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। इफ द रेंज गोज हाई, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो बिकम लो। तो ये तो सही है। नाउ आर टू इंक्रीज द रेंज ऑफ एन एमीटर, अगर एमीटर की रेंज बढ़ानी है तो एडिशनल शंट इज एडेड इन सीरीज टू इट। क्या सीरीज में कनेक्ट करते हैं शंट को अगर हमें उसकी रेंज बढ़ानी है? अगर एमीटर ये रहा तो एडिशनल शंट इज एडेड इन सीरीज टू इट। नहीं, ये तो नहीं होता है। अगर हमें इसकी रेंज बढ़ानी होती है एमीटर की, तो हम एडिशनल शंट को उसके सीरीज में तो कनेक्ट नहीं करते हैं।
ये तो गलत है। अगर ऐसा करेंगे तो हमारी जो करंट है वो तो कम हो जाएगा, करंट डिवाइडेशन ज़्यादा होगा, तो करंट एक्चुअल जो करंट है एमीटर में वो तो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा, तो ये तो फिर गलत हो गया। तो यहाँ पर ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, विच इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द असर्शन एंड रीजन। इसके असर्शन में बोला है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्या हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को यूज नहीं कर सकते हैं एज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर? तो हम जानते हैं कि जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में जो आप अगर उसमें अगर वाइंडिंग्स अगर प्राइमरी में कम है और सेकेंडरी में ज़्यादा है, तो अगर आप उसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, वो स्टेप डाउन की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये तो गलत हो गया, कर सकते हैं। क्या ट्रांसफॉर्मर एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है, ये रीजन दिया है? नहीं, वो तो बाई डायरेक्शनल है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ए इज फॉल्स एंड आर इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 भी हो गया। तो ये भी एक ट्रांसफॉर्मर बेस्ड क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, जहां से आपका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हाफ सेंचुरी क्वेश्चन, दैट इज योर 50th क्वेश्चन। इसमें बोला गया है इक्विपोटेंशियल एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो, और इक्विपोटेंशियल बताना है। अगर हम लोग बात करें कलेक्शन ऑफ चार्जेस एट अ लार्ज डिस्टेंस, वो क्या होगा आपका, एक पॉइंट चार्ज की तरह आपको दिखेगा। एंड एक पॉइंट चार्ज का अगर आप एक इक्विपोटेंशियल लोगे तो दैट विल बी स्फेयर्स। तो इसका इक्विपोटेंशियल क्या होता है, पॉइंट चार्ज का स्फेयर के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो लार्ज डिस्टेंस पे जो कलेक्शन ऑफ चार्जेस है वो आपको कैसे दिखेंगे, पॉइंट चार्जेस की तरह दिखेंगे, जिसका इक्विपोटेंशियल हो गया स्फीयर। तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस 50th क्वेश्चन। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आए हैं टर्म 1 में, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, जहां से आपका सेक्शन सी चालू होता है और वहीं से आपके स्टार्ट होते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चंस। तो चलिए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 से आपके केस स्टडी चालू नहीं है, 52 से है। तो 51 वाला क्वेश्चन जो है वो बोला गया, उसमें दिया गया है 4 चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू and plus q are placed at the corner of the square whose side is 2l. If the side is 2l is shown in the figure, the electric potential at point A midway, अगर ये midway है तो this is your L and this is your also L। ठीक है, आपको इसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। यहाँ तक बात हो गई। तो ये जो रखा, इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो किस किस के कारण लग सकता है, एक बार इस वाले चार्ज के कारण, एक बार इस वाले चार्ज के कारण, एक बार इस वाले चार्ज के कारण एंड एक बार इस वाले चार्ज के कारण लगेगा ना। ठीक है, तो आप VA लिखोगे, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4। दैट इज V1 का पोटेंशियल V2 प्लस V3 प्लस V4। अब अगर हम यहाँ पर इसके कारण अगर निकालते हैं पोटेंशियल एट E ड्यू टू चार्ज 1 प्लस Q, तो प्लस Q के कारण क्या हो जाएगा, KQ अपॉन L, प्लस V2 के कारण देखोगे विच इज ऑल्सो KQ अपॉन L। पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, मैंने यहाँ पर उनका नाम दे दिया था 1 2 3 4। अब अगर V3 की बात करेंगे तो ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू और 3 पॉइंट, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस है 2l, ये कितनी हो जाएगी, इसको हम मान लो R, तो R कितना आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट 2l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर विच इज अंडर रूट 5l, है ना, 5l हो रहा है। ठीक है, तो KQ अपॉन अंडर रूट 5l प्लस सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी रहेगी, वही L है, यहाँ पर 2l है। आप इसको कैपिटल L लेके चलो क्योंकि कैपिटल L दिया है क्वेश्चन में, KQ अपॉन अंडर रूट 5l। अब देखो यहीं पर आप गड़बड़ करके आओगे, क्या बताओ, सोचो क्या गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे। यहाँ पर जब भी हम पोटेंशियल निकालते हैं किसी पॉइंट पर, तो वहाँ पर जो चार्ज का जो साइन है वो हम कंसीडर करते हैं। इसका मतलब ये जो साइन था ये माइनस क्यू है, इसका भी साइन जो है वो माइनस क्यू है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 2KQ अपॉन कैपिटल L। अब इसको लिख लो आप माइनस,
ये हो जाएगा 2k³ अपॉन √5l। ये आपका क्या बाहर आ जाएगा, 2k³ अपॉन कैपिटल L आपने बाहर निकाला, अंदर बचेगा 1 - 1 अपॉन √5। तो दिस इज योर ऑप्शन। देख लो जल्दी से ऑप्शन क्या है। k क्या होता है, k की जगह पे रखना पड़ेगा 1/4πε0, क्योंकि आपको 1/4πε0 के बीच टर्म्स में दिया है। तो 2q ठीक, k ठीक, l ये तो प्लस आ गया, नहीं 2q। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसको मैं लिख सकती हूँ ना ऐसे, 2q अपॉन 4πε0 l 1 - 1 अपॉन √5। खेल किस चीज का था यहाँ पे, आपको इस पर पोटेंशियल निकालना है, तो इस पे चारों चार्जेस के कारण निकलेगा। चार्ज निकालोगे तो सिर्फ ये वाली साइड्स आपको निकालनी, बट साइड्स कह लो या फिर डिस्टेंस कह लो, ये डिस्टेंस इस ए पॉइंट से इस क्यू तक की और यहाँ तक की निकाली, बस ठीक है, खेलोगे। और पोटेंशियल निकालते समय हम हमेशा ही चार्ज जो है उसके साइन को कंसीडर करते हैं, तो हमें यहाँ पे साइन को कंसीडर करना है, ये हमें भूलना नहीं। अगर इसको हम भूल गए, यहाँ पर आंसर में आ जाएगा प्लस, ऑप्शन हो जाएगा बी सही। ऑप्शन बी हो गया तो आपका 51 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए साइन कंसीडरेशन का याद रखना, इसलिए मैंने पहले नहीं लगाया, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स यहीं पर गलती कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। सो फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 52 द क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम द केस स्टडी, एंड द केस स्टडी इज an experiment was set up with the circuit diagram shown in the figure. Given R1 is equal to 100 ohm, sorry 10 ohm, this is not 100, this is 10, and R2 is equal to 5 ohm, this is also your 5. EMF is 5. The points with the same potential के points कौन कौन से, तो देख लेते हैं। देखो H, G, F, J और D और E के बीच में भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सारे क्या हैं, हमारे सेम पोटेंशियल के हैं। ऑप्शन देखते हैं B, C, D, तो ये रहा B, C एंड D। नहीं यार, B, C तो सेम पोटेंशियल पे थे, बट D नहीं है, तो गलत हो गया। F, H, G, J, F, H, J बिल्कुल हो सकता है, ये सही है। D, E, F, D, E सेम पोटेंशियल पे, बट F नहीं है, गलत हो गया। A, B, J गलत हो गया। तो हमारे पास सिर्फ एक कॉम्बिनेशन बचा जिनका सेम पोटेंशियल है। सेम पोटेंशियल कब होगा, जब उनके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस अगर होती है तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, सब जानते हैं इसके बारे में। तो सिर्फ F, H, J इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी फॉर द क्वेश्चन नंबर 52। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला है कि करंट थ्रू द ब्रांच B एंड G आपको निकालना है। ठीक है, अब इसको हम निकालेंगे कैसे, अब देखो आप कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर अगर करंट निकालेंगे तो I क्या हो जाएगा, 5 अपॉन, हम उसके लिए क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पर हम मान लेते हैं कैपिटल I, यहाँ पर हो जाएगा I1 और यहाँ पर हो जाएगा I2। तो हम पहले पूरे सर्किट का करंट निकालना पड़ेगा। तो सर्किट करंट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पहले हमें एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 10, दोनों सीरीज में है R2 एंड R3, ये भी 10 और यहाँ पर आपकी एक है इस तरीके से। अब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो 10 × 10 अपॉन 20 विच इज योर 100 अपॉन 20, कितना हो जाएगा, 5 ओम। तो इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गई पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये हो गया 5 ओम। अब ये EMF और यहाँ से करंट इस तरीके से फ्लो होगा, तो आपका I इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा V अपॉन R। V आपका है 5 अपॉन 5, ये हो गया 1 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना है हमारा, 1 एम्पियर का है। अब इस वाली ब्रांच में कितना होगा करंट एंड इस वाली ब्रांच में कितना होगा करंट, क्योंकि दोनों ही 10 ओम के हैं और टोटल करंट है आपका कितना है, दैट इज योर 1 एम्पियर। तो यहां पर आप चला गया होगा 1/2 एंड यहां पर चला गया होगा 1/2। ठीक है,
और आप चाहो तो कैसे निकाल सकते हो, I1 इज इक्वल टू 5/10 दैट इज 1/2 एम्पियर। तो हाफ करंट इधर गया, नहीं तो सबसे सिंपल है, पहले टोटल करंट निकाल लिया, दोनों तरफ रेजिस्टेंस की वैल्यू बराबर है तो इक्वल करंट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 एम्पियर विच इज योर ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपका 53 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्या करा आपने, बीजी ब्रांच में करंट निकाला, पहले टोटल करंट निकाला, फिर बीजी ब्रांच में करंट हमने बता दिया। ठीक, क्लियर। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अब क्या बोला गया है हमको क्वेश्चन नंबर 54 में कि हमें पावर डिसिपेटेड निकालना है इस R1 के अक्रॉस। तो R1 के अक्रॉस पावर, इसमें क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I² R1। व्हाट इज I यहाँ पर आप लिखोगे I1 स्क्वायर प्लस R1, और I1 कितना आया था हमारा 1/2 का स्क्वायर, R1 कितना है 10, ये हो जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 10, 2.5 वॉट। सो विच इज योर ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द 54th क्वेश्चन। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आए केस स्टडी में भी, है ना। अब देखते हैं हमारे आज के टर्म 1 पेपर का लास्ट क्वेश्चन विच इज योर 55 क्वेश्चन। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन विच इज 55 क्वेश्चन। इसमें बोला है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द R3। तो इस R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमको निकालना है, तो हम मान लेते हैं V3। तो V3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I2 जो करंट आ रहा है मल्टीप्लाई I3। I2 कितना आ रहा है, अगर ये 1 एम्पियर टोटल करंट था, यहाँ पर हाफ है, तो यहाँ पर भी कितना बचा, अब 1 माइनस हाफ बचा, तो हाफ R3 कितना है 5 विच इज योर 2.5 वोल्ट। आपका आंसर आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया आपका R3 के अक्रॉस 2.5 वोल्ट। यहीं पे बोलता अगर R2 के अक्रॉस तो वो भी 2.5 ही आता क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है यहाँ पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 भी डन, मतलब पूरा टर्म 1 का पेपर हमने सॉल्व कर लिया फाइनली। नेक्स्ट क्लास में करेंगे टर्म 2 का पेपर सॉल्व। तो आज हमने सॉल्व कर लिया है अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन 2022 का टर्म 1 का पूरा पेपर सॉल्व, और आपने भी कर लिया होगा अच्छे से मेरे साथ साथ सॉल्व। जैसा कि आप जानते ही हो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। थैंक यू।